नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि धनंजय भी यहाँ पर करण को कहता है कि करण, ये इतना आसान नहीं है जितना कि ये लग रहा है। दुश्मन भी अब हर तरफ से तैयार है तो अब हमें भी तैयार ही रहना होगा। जहाँ पर करण और धनंजय की बातें चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में बैठे चिराग और अब्दुल ने भी अपना पूरा प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अब चिराग अब अब्दुल से कहता है हमारे आदमी हमें कहाँ पर मिलेंगे। इस बात पर अब अब्दुल भी कहता है वो हमें वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर वो हमें मिलते हैं। मैंने उन्हें कह दिया है कि वो सभी एडवांस हथियार लेकर आएं। यहाँ अब्दुल और चिराग भी दोनों ही अपनी प्लानिंग में थे कि तभी अब अब्दुल ने चिराग से कहा कि हमें कल ही निकलना होगा। और हाँ, क्या तुमने हमारे आदमियों को कह दिया है कि कौन कौन कहाँ जाएगा। अब चिराग की इस बात पर अब अब्दुल कहता है हाँ, सब रेडी है पूरी तरह से, तुम उसके बारे में चिंता बिल्कुल भी मत करो। इस मिशन में जीत हमारी ही होगी हर हाल में, चाहे दुश्मन अपनी तरफ से कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर ले, चाहे उसके पास कितने ही अच्छे हथियार क्यों ना हो। मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मेरे ख्याल से वो यही सब कहते हैं और अब वो सभी उस गांव में पहुंचे। वो अब यहाँ पर वो कहता है मेरे ख्याल से वो सभी भी अब उस गांव में पहुंच गए होंगे। अब उसकी इस बात पर अब चिराग कहता है ठीक है, फिर वैसे भी मैं एक बार रैनी के साथ जा रहा हूँ, तुम्हें भी तो इंस्पेक्टर अब्बास को ज्वाइन करना है ना। इस बात पर अब अब्दुल कहता है कि राजमहल में यहाँ पर सावित्री है, वो सारी ही चीज़ों को संभाल लेगी क्योंकि सावित्री अकेली उन सब के लिए इनफ है। अगर राजमहल में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो वो यहाँ पर हैंडल कर लेगी। जहाँ अब्दुल और चिराग ये बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों ही अभी आयशा मारवा के रूम के ही पास खड़े हुए थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि आयशा का किडनैप हो चुका है। लेकिन वो अभी भी इस बात से शायद अनजान थे कि यहाँ पर किडनैप आयशा मारवा का नहीं बल्कि उसके कलोन का हुआ है। उन्हें अभी इस बात का शायद अंदाजा नहीं था। इधर धनंजय अब करण से कहते हैं तुम यहीं रुको, मैं एक बार चेक कर आता हूँ। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अब वो बच्चों के रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ धनंजय पीरामल अभी आयशा के कमरे को नॉक करने लगते हैं। जैसे ही अब वो नॉक करते हैं तो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो यहाँ पर सामने ये दरवाज़ा खुद आयशा मारवा ने ही खोला था। अब आयशा मारवा धनंजय के सामने खड़ी थी, इसलिए आयशा अब हैरानी से धनंजय को ही देख रही थी कि अब धनंजय क्या करने आया है, क्योंकि उस गिफ्ट को तो उन्होंने देख लिया था कि आखिर उसमें क्या है, क्योंकि उसी को देखने के लिए ही तो ये दोनों दोस्त काफ़ी बेचैन हो रहे थे। इसलिए अब आयशा उसे टोंट मारते हुए कहती है क्या हुआ है, इस बार क्या देखना है आपको। और हाँ, एक मिनट, आपका वो दोस्त कहाँ है, क्या वो इस बार आपका साथ देने के लिए नहीं आया है क्या, या अब उसे शर्म आ गई है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कोई भी जवाब नहीं देते हैं। वो बस आयशा की बातों को सुन रहे थे और आयशा की जैसे ही अब बात खत्म हुई तभी धनंजय ने बिना कोई शब्द कहे ही अब वो एकदम से ही आयशा को जोर से गले लगा लेता है। और वो आयशा को ऐसे गले लगाता है जैसे शायद आयशा सच में कहीं गुम हो गई थी और उसे इतने सालों के इंतजार के बाद वो नजर आई हो। और अब वो उसे गले लगाकर कहता है थैंक गॉड तुम ठीक हो। कुछ देर तक अब वो ऐसे ही आयशा को अपने गले से लगा कर रखता है ताकि कोई भी उसे उसके पास से छीन ना सके। इधर आयशा अभी धनंजय के एकदम से ही इस रिएक्शन पर काफी शौक थी। आयशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ जहां धनंजय उसे गले से लगाए रहता है, वहीं आयशा अब धनंजय से खुद को अलग करते हुए कहती है ये क्या कर रहे हैं आप। हाँ, दरवाजा खुला हुआ है, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। अब आयशा की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं
देख लेने दो, मुझे किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचता और क्या नहीं सोचता है। कुछ देर के बाद अब धनंजय आयशा से अब अलग होने के बाद अब वो उसे अब एक फोरहेड किस करते हुए कहते हैं, तुम अपना ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, और हाँ साथ ही बच्चों का भी, क्योंकि तुम्हें अपने साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखना है। इस अब धनंजय की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, क्या हुआ है आपको धनंजय? हाँ, आप तो मुझसे नाराज थे ना, तो फिर इस तरह से ऐसे अचानक तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और इस तरह से ये सब। अब आयशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ मैं तुमसे नाराज था और मैं आज भी आज भी हूँ आयशा। अब वो आयशा से दूर होते हुए अब वो उसे बाय बोलकर जाने लगते हैं। या आयशा मारवा बस जाते हुए धनंजय को ही देखती रहती है और अब वो धनंजय से पूछती है कि क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तो आप अचानक से यहाँ पर कैसे, और ऐसे आकर ये सब क्यों? तुम्हें क्या लगा कि मैं कहीं गुम हो गई हूँ क्या? अब आयशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि हाँ सब ठीक है, डोंट वरी। और ये कहते हुए ही अब वो बच्चों के रूम में जाने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि करण भी उसी साइड ही गया है। जैसे ही धनंजय अब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर सभी बच्चे भी वहीं एक साथ ही थे और रिया सबको अब अपनी ड्रेसेस दिखा रही थी जो यहाँ पर उसके लिए किंग के पैलेस से अनिका ने भिजवाई थी। उन्हें ऐसे देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, लगता है कि रिया को अपनी मम्मा की भेजी हुई ड्रेसेस बहुत ही पसंद आई है। अब धनंजय की इस बात पर अब रिया भी कहती है, हाँ दादू, सच में मैं आपको बता नहीं सकती कि ये ड्रेसेस कितनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये ड्रेसेस इतनी ब्यूटीफुल है ना, तो ये तो पसंद आना बनता ही है। इधर धनंजय पीरामल भी अब रिया की इस बात पर हब हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हम बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है रिया, क्योंकि सच में एक एक ड्रेस काफी यूनिक है। मुझे तो खुद ये ड्रेस देखकर बहुत ही पसंद आई। धनंजय पीरामल अब रिया को ये सब कहने के बाद अब वो करण गुलेरिया से आंखों में कुछ इशारा करते हैं और अब वो बच्चों से कहते हैं कि आप सभी यहीं पर ही राजमहल के अंदर ही रहना, बाहर आप में से कोई भी मत जाना। अब धनंजय की इस बात पर अब आर्यन कहता है, ओके दादू, हम यहीं पर ही रहेंगे, डोंट वरी, और वैसे भी यहाँ पर अंदर करने के लिए बहुत कुछ है। अब आर्यन की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, वैसे आप सभी तो यहाँ पर हो, लेकिन एलेक्जेंडर कहाँ पर है? क्योंकि आप तीनों बच्चे तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहे, लेकिन हमें अलेक्जेंडर कहीं नहीं नजर आया। इवन जब मैं आप लोगों के कमरे की तरफ आ रहा था, मुझे तब भी वो कहीं नहीं दिखा। अब अपने नानू के इस सवाल को सुनकर अब रिया और आर्यन दोनों ही पहले अब अपने नानू को बड़ी ही हैरानी से देखते हैं और फिर उसके बाद अब वो एक दूसरे को देखते हैं। आर्यन अब ऐसे रिया की तरफ देखते हुए अब आंखों में अब रिया से कह रहा था कि संभाल लो रिया, प्लीज प्लीज, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अब आर्यन की आंखों को पढ़ते हुए रिया अब अपने नानू से कहती है, ओफो नानू, आपको तो पता है ना कि अलेक्जेंडर अपनी बटरस्कॉच से कितना प्यार करता है, तो बस वो उसी के साथ ही खेल रहा होगा, क्योंकि अगर आर्यन हमारे पास नहीं है तो अपना वो ये कीमती टाइम अपने उस बटरस्कॉच को दे रहा होगा। वो भी थोड़ी देर में ही यहाँ पर आ जाएगा, डोंट वरी। अब बच्चों से अब रिया की इस बात को सुनकर अब करण को भी रिया की बात पर यकीन हो जाता है, इसलिए अब इधर बच्चों से बात करने के बाद अब यहाँ पर करण और धनंजय वहां से बाहर आ जाते हैं और फिर वो दोनों ये राजमहल से बाहर निकलकर दोनों अब अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अब विलेज नंबर 7 और विलेज नंबर 8 के लिए निकल जाते हैं। दोनों ने ही अब अपने कानों में ईयरपीस पहना हुआ था, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें, वो एक दूसरे से किसी भी इमरजेंसी में बात कर सकें या किसी को कुछ भी सस्पेक्ट नज़र आता है तो वो एक दूसरे को बता सकें। वहीं दूसरी तरफ अब तक चिराग और अब्दुल भी वहाँ से अपने अपने विलेज के लिए निकल जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ अब तक एनी अब आर्या मूर्ति बनकर पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज में कैल्विन का वेट कर रही थी। वो यहाँ पर टाइम पर पहुंच गई थी, लेकिन कैल्विन अभी तक ही नहीं आया था। कुछ ही देर के बाद अब वो देखती है कि सामने से कैल्विन आ रहा है। कैल्विन ने
केल्विन अब आर्यामूर्ति को देखकर अब हाय बोलता है और अब वो एनी के बगल में आकर बैठ जाता है और अब वो उससे कहता है, क्या मेरा जाना सच में इतना ज़रूरी है आर्या? अब केल्विन की इस बात पर अब एनी कहती है कि नहीं, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब जब सभी जा रहे हैं, इवन मैं खुद भी जा रही हूँ, जबकि मैंने तो उसे मना किया था, तो अभी जब सभी जा रहे हैं तो तुम भी जाओगे, और अगर तुम नहीं गए तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि तुम तो उसके खास फ्रेंड हो ना। ये कहते हुए ही अब एनी अपनी गाड़ी को उस विलेज की तरफ लेकर जाने लगती है। तो वहीं अभी कुछ ही देर में भूमिका और जॉन भी विलेज नंबर 2 में पहुंचने वाले ही थे। भूमिका अब जॉन से कहती है, तुम्हें लगता है इस मिशन के लिए सिर्फ हम दोनों ही काफ़ी हैं? अब भूमिका की इस बात पर अब जॉन कहता है कि आपको अनिका मैडम और रोहित सर की प्लानिंग पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी ऐसे ही तो प्लान नहीं करेंगे ना। वो दोनों तो वो भी सोच सकते हैं जो आप भी नहीं सोच सकती, इवन हम में से कोई भी नहीं। जॉन की इस बात पर अब भूमिका कहती है, ठीक है, एक बात बताओ कि हमें जाना कहाँ पर है? भूमिका की इस बात पर अब जॉन कहता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होगी, बस हमें वहाँ पर ही जाना है। अब उसकी इस बात को सुनकर अब भूमिका कहती है कि हमें आखिर कैसे पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पर होगी? अब भूमिका की ये बात सुनते ही जॉन कहता है, डोंट वरी, हमें पता चल जाएगा। यहाँ भूमिका अब अपने मन में ही बड़बड़ा रही थी कि इस बार ऐसा पहली बार होगा जब मुझे अनिका और रोहित की प्लानिंग पर डाउट हो रहा है, क्योंकि अब की बार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे हर बार जब भी कुछ भी होता था तो उनकी प्लानिंग पर बड़ा ही प्राउड फील होता था, मुझे उनके साथ काम करने में भी मज़ा आता था, लेकिन अब की बार पता नहीं क्यों वो फीलिंग नहीं आ रही। कैसे होगा सब कुछ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो सब अलग अलग हो गए हैं। जहां पर भूमिका और जॉन पहुंचने ही वाले थे, तो वहीं इंस्पेक्टर अब्बास भी अभी अपनी गाड़ी से विलेज नंबर 3 में पहुंचने वाले थे। तो ठीक वैसे ही अब अर्जुन सिंह और छटींद्री भी विलेज नंबर 4 में जाने ही वाले थे, जहां पर ये सभी अपनी अपनी मंजिल के करीब थे। तो वहीं अब तक स्वाति मल्होत्रा अपने गुफा में अपने एक्सपेरिमेंट में काफ़ी बिजी थी। उसे इस तरह से बिजी देखकर अब बूढ़े बाबा अब अपने मन में ही यही प्रे कर रहे थे कि इस बार काशी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए। न जाने कितने ही लोगों को जान दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर वे सारे ही लोग सच में मर जाएंगे। उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि यही एक्सपेरिमेंट ही एक आखिरी होप है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर वो एंटीडोट बना रही थी। स्वाति मल्होत्रा अब अपने काम में ही लगी हुई थी कि तभी अब वहाँ पर अब जोर से एक ब्लास्ट होता है। उसकी उस आवाज़ को सुनकर अब बूढ़े बाबा दौड़कर जब अपने लैब में आते हैं, तो वो अब स्वाति को से कहते हैं, क्या हुआ है मैडम, सब ठीक तो है ना? और आप ठीक तो है ना? अब उसकी इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अब तुम ही संभालो इसे, मैं तो बस यहाँ से जा रही हूँ। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपनी गुफा से बाहर निकलकर अपने चौपर में बैठकर अब रोहित के पास जाने लगती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा जिस एक्सपेरिमेंट को कर रही थी वो पूरी तरह से फेल हो गया था। अब की बार भी स्वाति मल्होत्रा को उसको बनाने में सक्सेस नहीं मिली थी, और ऐसा पहली बार हो रहा था जो वो अपने काम में सफल नहीं हो पा रही थी। इसलिए अब अपने आप से परेशान होते हुए ही अब वो ये सब सारा काम अब वो यहाँ पर बूढ़े बाबा पर छोड़कर वो गुस्से से निकल जाती है। यहाँ गुफा के अंदर अब बूढ़े बाबा अब अपना सिर खुजाते हुए सोचते हैं कि ये मैडम ने क्या किया है, क्योंकि अब वहाँ पर जो सब कुछ ब्लास्ट हो रखा था वो अब उन्हीं को ही तो उन्हें ही तो संभालना था। उन्होंने ही उसे अच्छी तरह से साफ करना था और उस एक्सपेरिमेंट पर अब उनके एब्सेंस में खुद काम करना था, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। स्वाति मल्होत्रा तो अब यहाँ से चली गई थी, इसलिए अब बूढ़े बाबा ही सोचते हैं, चलो अब देखा जाएगा, मैं ही संभालता हूँ, मैं ही अब आगे का काम यहाँ पर करता हूँ। यहाँ बूढ़े बाबा अब अपने मन में ही यही सोचते हुए ही सोच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब उस आइलैंड में बैठा हुआ रोहित अब एक गहरी सोच में था।
कुछ ही देर तक सोचने के बाद अब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो अपने मन में ही यही सोचता है कि इस काम को ऐसे भी तो किया जा सकता है। मुझे उसे फ़ोन करना होगा और इस काम में मुझे स्वाति माँ मेरी हेल्प कर सकती हैं। जहाँ एक तरफ रोहित अपनी ही सोच में था तो वहीं दूसरी तरफ इधर बूढ़े किंग के पैलेस में अनिका भी यहाँ पर कुछ सोच रही थी। अनिका भी अपनी सोच में थी। वो भी यही सोच रही थी कि क्या माँ ने उस वायरस का एंटीडोट सच में बना लिया होगा, और अगर माँ ने सच में नहीं बनाया होगा तो उसके बाद का क्या, क्योंकि अगर माँ उस एंटीडोट को बनाने में सक्सेस नहीं हुई होगी तो फिर तो शायद ये इतने लोग मारे जाएंगे। या अनिका अपनी ही सोच में थी कि तभी अब उसे एहसास होता है कि सुबह होने ही वाली है। अनिका को पता था कि अब उसे किंग के साथ आज फाइट भी तो करनी है, इसलिए अनिका अब अपने कबर्ड से अपने कपड़ों को निकालकर सीधा ही शावर लेने के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक स्वाति का चोपर भी अब जिस आइलैंड पर वहां पर रोहित अपनी वाटर फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जहां पर रोहित को छोड़कर गई थी, वो वापस से वहां पर आ गई थी। अब वो अपने चोपर को वहां पर लैंड करती और अब वो स्वाति मल्होत्रा चोपर से उतरकर सीधा ही रोहित के पास आ जाती है और रोहित के पास आकर अब वो उससे कहती है, क्या तुम रेडी हो रोहित? अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रोहित उसे कहता है, हाँ माँ मैं रेडी हूँ। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तो फिर चलें अंदर। अब स्वाति की इस बात पर अब रोहित भी कहता है, हाँ मैं अपना अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर उसके बाद वो दोनों अभी उस ओशन के अंदर आ जाते हैं और दोनों के बीच में ही यहाँ पर एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में अनिका और बूढ़े किंग के बीच में भी फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि आज इन दोनों की ही शायद ये एक फाइनल परीक्षा थी। एक तरफ जहां रोहित मारवा स्वाति माँ के साथ अपनी स्वाति माँ के साथ लड़ाई लड़ रहा था, तो इधर किंग के पैलेस में अनिका आज किंग के साथ लड़ाई कर रही थी, जहाँ पर किंग एक के बाद एक खतरनाक ताव अब अनिका के ऊपर चल रहे थे। तो वहीं अनिका भी एक अच्छा किंग के हर एक दाव से एक अच्छा डिफेंड करते हुए उनके हर एक वार का जवाब दे रही थी। इधर अपने रूम में सो रहे अलेक्जेंडर की जब नींद खुलती है तो अब वो अपने बेड पर उठकर अब अपने बेड पर बैठ जाता है। कुछ देर तक बैठने के बाद अब वो अपने पेट एनिमल्स को देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। तो और अब उन्हें देखने के बाद वो अपने बेड से उठकर अब उनके साथ भी खेलने लग जाता है। कुछ देर तक खेलने के बाद अब वो कबर्ड से अपने कपड़ों को निकालकर अब वो भी सीधा शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर के बाद जब वो शावर लेकर आता है तो वो अपने दोस्तों से कहता है, तुम सभी अभी यहीं पर रुको, मैं बड़ी से मिलकर आता हूँ। ये कहते हुए ही अलेक्जेंडर अब अपने रूम के दरवाजे को खोलकर अब अपने मन में ही यही सोचता है कि इस वक्त तो शायद बड़ी अपने लोगों को ट्रेंड कर रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मली सुबह सुबह वो अपने वहाँ पर सभी फाइटर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। मुझे चल कर देखना चाहिए। ये सोचते हुए ही अलेक्जेंडर अब एलिवेटर के पास जाकर अब वो वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के बटन को प्रेस कर देता है। कुछ देर के बाद जब वो फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है तो वो अब रेलिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो उसके सामने अब उसकी मामा और बड़ी दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, जिन्हें देखकर अब अलेक्जेंडर खुद कंफ्यूजन में आ जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर अभी अपने कंफ्यूजन में था कि वो किसका सपोर्ट करे, क्योंकि एक तरफ उसकी मामा फाइट कर रही थी तो दूसरी तरफ किंग था, क्योंकि और वो दोनों से ही बहुत ही प्यार करता था और वो दोनों के बहुत ही क्लोज था। इसलिए वो बस दोनों की ही फाइट को देखकर अब इंजॉय कर रहा था। वो अब अपने मन में ही यही सोचता है कि अगर इस वक्त यहाँ पर रिया होती ना तो वो तो अब तक पूरे ही पैलेस को सिर पर उठा लेती, भले ही चाहे उसे किसी को भी सपोर्ट करना पड़े, लेकिन रिया तो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर सबकी नाक में दम दे देती। अलेक्जेंडर को पता था कि उसकी बहन रिया को ये सब कितना ही पसंद है। जहाँ एक तरफ पेरिस में ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में मनाली में यहाँ डोगरा हाउस में कुणाल अब यहाँ पर अपनी जीत का काफी ही अच्छी तरह से जश्न मना रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसे कोई बहुत ही बड़ी जीत मिली हो। अब उसे इतना खुश देखकर अब उसके पापा मिस्टर कमल डोगरा कहते हैं,
तुम्हारी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे किस बात की इतनी खुशी मना रहे हो तुम? हमें भी तो बताओ आखिर किस बात पर खुश हो? अब अपने पापा की ये बात सुनते ही अब कुणाल कहता है, पापा जब मैं आपको ये बताऊंगा ना तो सच में उस खबर को सुनकर तो आप भी खुश हो जाएंगी, आप भी खुश हो जाएंगे, आपकी इतने सालों की तपस्या जो पूरी होने वाली है। अब कुणाल की ये बात सुनते ही अब कमल डोगरा हैरानी से अब अपने बेटे कुणाल को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। इधर कुणाल भी अब अपने पापा को ऐसे हैरानी में देखता है। तो अब वो कुणाल अपने फ़ोन पर अब आए हुए उस मैसेज को ओपन करके अब सीधा ही उसे कुछ नहीं कहता और अपने फ़ोन की स्क्रीन को अपने पापा की तरफ बढ़ा देता है। इधर अब उसके पापा भी अब कुणाल की फ़ोन की स्क्रीन को देखते हैं तो अब वो कहते हैं ये क्या है। अब कुणाल कहता है एक बार आप इसे पढ़कर तो देखिए, आपको अब तो आपको मेरी बातों पर भरोसा होगा ना। अब कुणाल के फ़ोन को अब उसके पापा अब अपने हाथ में लेते हैं और जब मिस्टर कमल डोगरा ने उस मैसेज को पढ़ा तो वो खुद कुणाल को देखते हुए कहते हैं, ये रोहित मारवा उस कंपनी की 5 गुना अमाउंट मांग रहा है। समझ में नहीं आता है कि आखिर इसके पास किस बात की कमी है। आखिर इस कंपनी का 5 गुना लेकर वो क्या ही कर लेगा। अब अपने पापा की ये बात सुनते ही अब कुणाल ने कहा, पापा वो सब छोड़िए, वो सब हमारे लिए कोई मैटर ही नहीं करता और वैसे भी कौन सा उस रोहित मारवा को पैसे हमें देने हैं। अब कुणाल की इस बात पर अब कमल डोगरा कहते हैं कि तुम बस चुप ही रहो और हाँ अभी रोहित मारवा को मैसेज में कोई रिप्लाई मत करना, मैं अभी आता हूँ, क्योंकि अभी जल्दबाजी में कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं करनी जिससे कि हम फंस सकते हैं। ये कहते हुए ही कमल डोगरा अब उस रूम से बाहर निकलकर अब अपने फ़ोन को निकालकर अब वहाँ पर पहले एक नंबर को डायल कर देते हैं और अब वो अपने उस नंबर को डायल करते हुए अब वो अपने रूम के दरवाजे को भी बंद कर देते हैं ताकि कोई भी उसकी बातों को ना सुन पाए। कुछ देर की रिंग के बाद जब सामने से आवाज़ आती है कि अगर काम हो गया है तभी बात करना, मुझसे कोई भी क्योंकि मुझे अब तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी है, अगर काम हुआ है तो ही मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही अब कमल डोगरा कहते हैं कि काम तो हो गया है, आप उन्हें कह सकते हैं कि रोहित मारवा हमें यानी करण फार्मेसी को देने के लिए तैयार हो गया है। अब उसकी ये बात सुनते ही अब उसे सामने से आवाज़ आई, क्या सच में तुम सच कह रहे हो? इस बात पर अब कमल डोगरा कहते हैं, हाँ खुद रोहित मारवा ने मेरे बेटे कुणाल को मैसेज किया था कि वो 5 गुना अमाउंट में वो हमें उस अनीकरण फार्मेसी को देने वाला है और इतना ही नहीं उसके साथ साथ कुछ कंडीशन भी है। ये सुनते ही अब सामने से उन्हें जवाब आता है कि तुम उसे पूछो कि ये कंडीशन क्या है उसकी, इतना बड़ा वो तो खुद एक कितना बड़ा बिजनेसमैन है। देखो ध्यान रहे कि इस बार वो कोई भी चालाकी ना करे, क्योंकि सच में वो एक बहुत ही चालाक इंसान है, ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते ही हो ना।